एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा 2026-27 के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर किस तरह का आएगा, कौन कौन से क्वेश्चन आंसर आने के चांस है, वो सारी चीजों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो बना रहा हूं मैं आपका बना रहा हूं त्रैमासिक परीक्षा है तो जो प्रश्न बैंक एमपी बोर्ड ने जारी की है। बच्चों देख लो, ध्यान से भागो मत, ठीक है। यहाँ पर नोट करो और विशेष इस लाइन को पढ़ो। इस लाइन को जब पढ़ोगे आप तो आपको खुद ही लगेगा कि त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र बनाते समय यह अनिवार्य शर्त रखी है हर एक शिक्षक के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल चिंता मत करो आप। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को और बढ़िया से चीजों को समझाएंगे, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं ना। चलिए, ये पहला क्वेश्चन है आपका कि हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है वो किसको कहा गया है। तो भक्ति काल को कहते हैं। किसको कहते हैं? भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विषय है श्रृंगार वर्णन, ठीक है। बाकी देखो बच्चों, यहाँ पर श्रृंगार काल, रीतिकाल को कहते हैं गद्य काल, आधुनिक काल, वीरगाथा काल, आदिकाल, और स्वर्ण युग का काल कहा जाता है भक्ति काल को। ये चीजें मैंने पहले से बता भर के भी रखी कुछ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी पद्य साहित्य का दूसरा काल है तो भक्ति काल। भक्ति काल को ही हिंदी साहित्य का दूसरा काल कहा जाता है। तो पहला काल किसको कहा जाता है? आदिकाल को। तीसरा रीतिकाल है और चौथा है आधुनिक काल। रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने रूप में बांटा गया, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 भागों में। जरूर आपके सर इसको ऐड करेंगे पेपर में। आधुनिक काल का आरंभ होता है, ठीक है। तो आधुनिक काल का आरंभ है 1900 से, संवत 1900 से, और 1050 है आदिकाल के लिए। ये मैंने चीजें लिख भी दी। सुर के पद में भाषा है तो सुर के पद में भाषा है ब्रज भाषा। गोपियों के अनुसार योग का संदेश किनके लिए है? जिनका मन चंचल है। जकरी, याद रखना, जकरी का अर्थ होता है रटना। परशुराम ने व्यंग भरे उत्तर दिए तो लक्ष्मण को दिए। शिव ने धनुष टूटने पर क्रोधित हुए तो शिव का धनुष टूटने पर परशुराम जी क्रोधित हुए थे। रामचरितमानस की जो भाषा है वो कैसी है? अवधी है, ठीक है। और यहाँ से देखिए, रसात्मकम काव्यम की परिभाषा किस आचार्य ने दी? तो आचार्य विश्वनाथ ने। और काव्य के भेद होते हैं तो 2 भेद होते हैं काव्य के। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस काव्य के छंद एक कथा के धागे में मोती की तरह गुथे हुए रहते हैं? तो प्रबंध काव्य के जो छंद है वो एक मोती की तरह धागे में, जैसे नहीं मोती की मोती, माला का माला, उस तरीके से गुथे हुए रहते। क्यों? कारण इसका, क्योंकि प्रबंध काव्य में क्या होता है, शुरू से अंत तक जो एक धारावाहिक होती है ना, वो शुरू से अंत तक कथा के रूप में चलती है। तो एक मोती की तरह बिल्कुल गुछे हुए रहते हैं, ठीक है। आलंबन और उद्दीपन का संबंध है, बिल्कुल भाई साहब, आलंबन और उद्दीपन का जो संबंध है वो किससे है? विभाव से है। किससे? विभाव से। 7 नंबर का। जुगुप्सा का स्थायी भाव, बिल्कुल आई है, इंपॉर्टेंट है। जुगुप्सा का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? अद्भुत, जल्दी बोलते जाओ, कि विभत्स होता है, कि रौद्र होता है, कि भयानक होता है? तो देखो, विभत्स होता है, ठीक है। अद्भुत एक रस है, जुगुप्सा रस का स्थायी भाव विभत्स हो गया। और यहाँ पर देख सकते हैं अद्भुत जो रस है, अद्भुत रस, ठीक है। रौद्र रस है, भयानक रस है। इनने यहाँ पर प्रश्न जो है ना बेटा उल्टा दे दिया है। यहाँ पे रहता विभत्स रस है और जुगुप्सा उसका स्थायी भाव है, ठीक है। अच्छा, ये कहना ये चाह रहा है कि जुगुप्सा जो है ना वो किस रस का स्थायी भाव है, ऐसे। तो अद्भुत रस हो गया है, और अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। याद रख लोगे, अद्भुत का क्या होता है? विस्मय होता है, ये याद भी होना चाहिए आपको। रौद्र का क्या होता है? जल्दी से बता दो। क्रोध होता है, ठीक है। भयानक का क्या होता है? भय होता है। चलिए, गद्य की विधा नहीं है। गद्य की विधा नहीं, देखो न कहानी, नाटक, एकांकी, अरे महाकाव्य कहाँ से आ गया इसमें भैया? तो ये भाई साहब महाकाव्य नहीं है विधा इसकी। उपन्यास के सम्राट, बिल्कुल नोट कर लिए, उपन्यास के जो सम्राट है वो माने जाते हैं
तो मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, जयशंकर प्रसाद को छायावाद या नाटककार के रूप में जाना जाता है, कई बार आ जाता है। तो नाटक का सम्राट किसको कहा जाता है? तो नाटक के सम्राट है जयशंकर प्रसाद, नोट कर लेना है। और मुंशी प्रेमचंद है उपन्यास के सम्राट। यदि गद्य कवियों की कसौटी है, कवि की कसौटी क्या है? गद्य है। तो निबंध गद्य की कसौटी है। ठीक है, यहां कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। चलिए आगे बढ़ाएं। स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया। तो कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? तो भैया यहां पर ठीक है, स्वयं प्रकाश जी ने जो है वो पत्रिका का संपादन किया, तो वसुधा। वसुधा, थोड़ा सा डाउट है मेरे को इसमें, आप कर लेना है ना। नेताजी की जो मूर्ति है वो लगवाई थी वन विभाग द्वारा, नगर पालिका द्वारा, नगर निगम द्वारा, तो की शिक्षा विभाग के द्वारा। ध्यान रखना है, नगर पालिका के द्वारा लगाई गई थी, पर बनवाई थी किसने? मास्टर मोतीलाल ने। ठीक है, किसने बनवाई थी भैया? मास्टर मोतीलाल ने। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु की बनी थी? संगमरमर की, क्योंकि संगमरमर की मूर्ति थी वो पाटेक में, आपने देखा नहीं देखा? ठीक है, आगे बढ़ूं। बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे? खंजड़ी। खंजड़ी, और समझ गए खंजड़ी। सच्चे साधु की पहचान होती है। सच्चे साधु की पहचान किससे होती है? उसके पहनावे से होती है, कि उसकी भाषा से होती है, ईश्वर की भक्ति से होती है। तो भाई साहब ये तो ढोंग, सारे के सारे ढोंग जो आगे के हैं, ये तो भाई साहब एक कपटी आदमी भी कर सकता है, लेकिन उसके मन के जो विचार है, वो विचार यदि सही सच्चे हुए तो वो वास्तविक में साधु है। अब अगला जो है आपका यहां पर है, भाषा बोध से प्रश्न लिए गए हैं ये। ठीक है, अपना सा मुंह लेकर रह जाना मुहावरे के लिए सही परिस्थिति होगी। ये बाल गोविंद भगत वाला भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां परिस्थिति होगी, तो यहां से बा नंबर राइट रहेगा। दो वर्णों के मेल को कहा जाता है, बिल्कुल, दो वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? तो दो वर्णों के मेल को कहते हैं संधि। ठीक है, दो शब्दों के मेल को समास। शब्दों का मेल यदि हो गया तो क्या बन गया है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ये शब्दों का मेल, शब्दों का मेल बन गया समास। संधि कितने प्रकार की होती है भाई साहब? 25-30 प्रकार की होती होगी, हैं? कितने प्रकार की है? तो 3 प्रकार की है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दो शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना, दो शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना क्या कहलाता है? तो संधि कहलाता है, कि समास कहलाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए राजकुमार मैंने लिख दिया है, ये राजकुमार। तो राजा का कुमार, जैसे मैंने लिखा राजा का कुमार, तो ये क्या है? दो शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलेंगे, ये तो आपस में मिलेंगे तो क्या कहलाएगा? समासी तो कहलाएगा, राजकुमार यानी राजा का कुमार, राजा का पुत्र। ठीक है भैया, जिन मूल शब्दों में से मिलकर समास बना है उसमें पहले पद को क्या कहते हैं? पहले पद को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है पूर्व पद। क्या कहा जाता है? पूर्व पद। समास का दूसरा पद क्या कहलाता है? उत्तर पद कहलाता है। ध्यान रखना है बच्चों, हैं? ये आपका दूसरा पद, पहले पद को तो क्या कहेंगे? पूर्व पद, और दूसरे पद को क्या कहेंगे? उत्तर। ठीक है, उत्तर पद, यानी दूसरा पद लिख दो यहाँ। ठीक है, अब देखो अगला देखो,
देहाती जो दुनिया है इसके उपन्यास के लेखक कौन है? देहाती दुनिया के लेखक जो है वो है शिव पूजन सहाय। भोलानाथ का असली नाम क्या था? बहुत आई रे, बहुत आई, तारकेश्वर नाथ। भोलानाथ का असली नाम क्या है? तारकेश्वर नाथ। मैया चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया का अर्थ क्या होता है? अरे भैया, चावल के कहीं कर रही थी, वो साफ कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा अमनिया का अर्थ मतलब होगा साफ, चावल को साफ कर रही थी मैया जी। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, जो काव्यखंड के प्रश्न उत्तर से इनको लिया गया है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ से रिक्त स्थान के लिए चालू हो गया है। तो बिल्कुल बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा। देखो मैं शांति से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको याद भी रहे क्या चीजें क्या नहीं है। गोपियों ने मधुकर संबोधन रिक्त स्थान के लिए दिया। मधुकर का मतलब क्या है? यहाँ पर है मधुकर संबोधन का मतलब ये है भौरा। क्या होता है? भौरा। भौरा बोले नहीं, बोले भौरा के मनराया करे। तो ये जो शब्द किया था ये कृष्ण के लिए नहीं किया था, उद्धव को कह रहे थे, क्योंकि उद्धव से बात कर रहे थे वो। गोपियों ने उद्धव को कहा मधुकर यानी बोहरा। ठीक है, बोहरा है रे तो बोहरा ही है रे। ठीक है, तो कृष्ण को तो उस समय थे ही नहीं, उद्धव योग का संदेश लेकर आए थे। तो यहीं पे तो लिखा हुआ है योग का संदेश रिक्त स्थान मथुरा से ब्रजधाम लेकर आए थे। कौन लाए थे? विदुर लेकर आए थे कि उद्धव? तो अभी मैंने ऊपर ही बताया कि उद्धव जी लेकर आए थे। ठीक है, सूरदास ने भ्रमर गीत, सूरदास ने भ्रमर गीत भाषा में लिखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बताइए, ये जो टॉपिक है इनमें से आपका एक सही रिक्त स्थान तो जरूर देगा ना 8 में से। भले 100% गारंटी दे दूं, एक तो रिक्त स्थान आएगा ही आएगा एनुअल एग्जाम में भी। ठीक है, यहाँ तो आना ही आना है। त्रैमासिक तो भैया पेपर में कभी 1 नंबर का आउट चले जाए तो क्या देना तुम। सूरदास ने भ्रमर गीत जो है वो किस भाषा में लिखा है? तो भ्रमर गीत लिखा है ब्रज भाषा में। किसमें? ब्रज भाषा में। सूर की जो भक्ति है रिक्त स्थान भाव की है। देखिए सूरदास जी ने है ना शाखा भाव की है, साख्य। और तुलसीदास की जो भक्ति है, तुलसीदास, तुलसीदास नाम में लगा है। दास का मतलब यह है कि इनकी दास्य भाव की है। इन्होंने भगवान को है ना जैसे हनुमान जी ने राम भगवान को देखा नहीं, इस नजर से देखा है। और सूरदास जी ने ओ गोई, ओ फ्रेंड, ठीक है, दोस्त के रूप में देखा। तो साक्य भाव की सूरदास की। सहस्त्र बाहु की भुजा किसने काट दी थी? मैंने तो नहीं निपटाई थी, तुमने निपटाई थी क्या? नहीं निपटाई तो भाई साहब परशुराम दादा ने निपटाई थी। ठीक है, सुरवीर को अपनी वीरता में प्रदर्शित करनी चाहिए। सूरवीर को अपनी वीरता कहाँ प्रदर्शित करनी चाहिए? युद्ध भूमि में कि सा भागार में करनी चाहिए? तो कहीं के लिख दिया सा भागार, युद्ध भूमि में अपनी बतानी चाहिए। छुआत टूट रघुपति ना दोषु, यानी कि छूते ही ये धनुष टूट गया, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। तो ये कथन श्री राम ने थोड़ी कहा होगा, आपको तो लगी राज्य में कि छुआत टूट रघुपति ना दोषु। ठीक है, तो यानी कि ये कथन कहा है लक्ष्मण जी ने। परशुराम स्वभाव से कैसे थे? विनम्र थे, क्रोधी थे? परशुराम तो बिल्कुल खाए और अंगारे बिल्कुल। ठीक है भैया, ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ाएं जुलूस। काव्य बोध के जो प्रश्न हैं उनमें से लिया गया है। सा हृदय में स्थित अस्थायी भाव, सा हृदय में स्थित अस्थायी भाव क्या कहलाता है? तो उनको कहते हैं, सा हृदय में स्थित अस्थायी भाव को कहा जाता है स्थायी भाव। ठीक है, और नायक के जीवन में का किसी एक घटना से पूर्णता चित्रण, बिल्कुल भाई साहब ये तो आता ही आता है। ठीक है, ये चौपाई वाला आपके मार्क्स सब देंगे एनुअल में भी आएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए नायक के जीवन की किसी एक घटना का पूर्णता चित्रण क्या कहलाता है? एक घटना है तो खंड काव्य है, और पूरे जीवन का चित्रण है, संपूर्ण जीवन का चित्रण है, तो आप समझ जाना महाकाव्य है।
नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन। नायक नायिका के संयोग, संयोग मतलब उनका मिलन हो रहा है, और वियोग तो विछड़न, केंद्रीय विछड़े तो जी ना पाएंगे, ठीक है, यानी कि उन दोनों का या तो मिलन हो रहा है या बिछड़ रहे हैं, तो उनका वर्णन किस रस में आता होता है, तो श्रृंगार रस में होता है। श्रृंगार के दो भाग है, संयोग और वियोग। अगला है, कविता के रचना विधान को क्या कहा जाता है, छंद कहते हैं। कविता के रचना विधान को छंद कहते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है, तो 16 मात्राएं होती है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी होती है, और 11 और 13 जो है, ध्यान रखना है बच्चों, ये है आपका सोरठा, और 13 और 11 जो है ये होता है दोहा, ठीक है, उल्टा है, हो गया भैया। अच्छा, छंद के प्रकार होते हैं, तो छंद कितने प्रकार के होते हैं, छंद भाई साहब 5 प्रकार के होते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है अंदाज है, 2 प्रकार के है नहीं, तो इतनी सी बात भी मैं बताऊंगा ही, हो गया भैया। अब है गद्य खंड के प्रश्न। एक अंक वाली रचना को, बिल्कुल भाई साहब लिखी लो, एक अंक वाली रचना को क्या कहते हैं, एकांकी। एकांकी जिसमें, अच्छा अब ये अंक का मतलब कई सारे बच्चों को नहीं पता होगा। अंक का मतलब क्या होता है, वास्तविकता बताओ रियली में तुम, अंक का मतलब क्या है। यहाँ नंबर नहीं है, यहाँ है एपिसोड। नाटक देखी कैसे बात करो, देखते रहे हम तो नाटक में कितने अंक होते हैं, नाटक में एपिसोड खत्म हो गया, पिछले एपिसोड में आपने देखा, तो मतलब पिछले अंक में आपने देखा। अंक का मतलब होता है इंग्लिश में एपिसोड। तो नाटक में क्या एक एक एपिसोड रहे क्या है, खत्म ही नहीं हुआ उसमें, तो वो मर जाए ना, वो जिंदी भी जाए ना, उसके बाद में वो जाए उसको, ठीक है। तो नाटक में होते हैं अनेक अंक, ठीक है, और एकांकी में होता है एक अंक, यानी एक एपिसोड वाली रचना जो है वो एकांकी कहलाती है, और जिसमें एक से अनेक एपिसोड रहेंगे, यानी अनेक, समझ में आ गई बात नहीं। जीवनी गद्य की एक क्या है, जीवनी गद्य की एक गौण विधा है। क्या है, गौण विधा। प्रतिमा बनाने वाले का नाम बिल्कुल याद रखना है, मास्टर मोतीलाल, अभी बताया था, हैं। पान वाला जो है एक काला मोटा और किस तरह का इंसान था, दुखी तो था ही नहीं वो, ठीक है, वो हमेशा मजाक करता रहता था, हंसता रहता था, दांत बिल्कुल हेड़ते रहता था, खुश मिजाज था। हवलदार साहब सालों तक उस कस्बे से गुजर रहे थे, ठीक है, ठीक है, 2 3, तो 2 सालों तक, 2 हो गया इसका आंसर, ठीक है भैया। अच्छा, प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा किसके द्वारा लगाया गया था, तो प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा जो था वो हवलदार साहब तो उस चश्मे को देख के भावुक हुए थे, बच्चों ने लगा दिया था। बाल गोविंद भगत, ये भी आपको ध्यान रखना है, बाल गोविंद भगत जो है के गीतों में रिक्तिस्तान का भाव व्यक्त था, वेदना के प्रभु मिलन का भाव उनके में देखने को व्यक्त था। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट व्यक्ति भी है, ये तो बहुत ही इंपोर्टेंट है, ये जोड़ी में आता है अधिकतर। बाल गोविंद भगत पाठ विदा का है, रेखा चित्र है कि संस्मरण है, तो याद रखना है बच्चों, ये है रेखा चित्र। क्या है, रेखा चित्र। बाल गोविंद भगत मजले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, ठीक है। अगला है आपका विद्यालय शब्द में संधि है, तो विद्यालय में है आपकी स्वर संधि। मनोबल शब्द में संधि है, तो मनोबल शब्द में संधि क्या है, विसर्ग संधि, ठीक है। विलक्षण अर्थ का बोध कराने वाले वाक्य को क्या कहते हैं, तो विलक्षण अर्थ का बोध कराने वाले वाक्य को अपन कहते हैं मुहावरा। समास के भेद होते हैं, देखो ये है इंपॉर्टेंट, यहाँ से समास के भेद, समास होते हैं 6 प्रकार के। चौराहा शब्द में समास है, तो चौराहा शब्द में समास है द्वंद्व, कौन सा समास है भाई साहब, कि दिग्गु है, ठीक है, जहाँ नंबर रहेगा वहां पे दिग्गु समास रहेगा, रहेगा ध्यान। अब अगला देखते हैं, यहाँ पर भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर का तिलक लगाते थे, भभूत का, ठीक है, और उनके पिताजी उनके माथे पर प्यार से भभूत का टीका लगाते थे, नहीं,
ठीक है, जिससे वे भम भोला लगते थे, चंदन का तिलक, इसलिए भोलानाथ नाम रखा था। भोलानाथ का असल नाम था तारकेश्वर नाथ। ठीक है, भोलानाथ और उनके साथी रिक्तिस्तान के बिल में पानी उलिझने लगे, ये बिल्कुल राइट है। तो ये किसके, सांप के कि चूहे के? अब सांप के मालूम होती नहीं तो पहले ही भाग जाता, और जैसे ही सांप निकला तो निकल लिए, चलो रे भागो। भोलानाथ के पिता आटे की गोलियां रिक्तिस्तान को खिलाते थे। किसको खिलाते थे? मछली के कि चींटी को? ठीक है, तो मछलियों को खिलाते थे। लड़के और बंदर पराई रिक्तिस्तान नहीं समझते, पीर। ठीक है, गांव में एक पुरानी कहावत है कि लड़के और बंदर जो है पराई पीर यानी दर्द नहीं समझते, वे खेल में किसी को भी परेशान कर देते हैं। ठीक है, भोलानाथ और उनके साथी अमोले घीसकर रिक्तिस्तान बजाते थे। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्या बजाते थे वो? शहनाई। ठीक है, अमोले किसको कहते हैं? अरे आम की गुटली रे कि नहीं रे, और उसको घीस लो और घीस के ना पो 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 बजाओ, वही कहलाती है शहनाई की धुन निकालते थे भोलानाथ और उसके साथी। हो गया इतना। अब जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों मैं बिल्कुल आपको टुकड़े बाय टुकड़े में यहाँ से चीजों को समझा दूंगा, ये हो जाएगा आपका सामने, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक